जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ कैपिटल को डिस्कस कर रहे थे। उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 था हमारा डेट, जो कल हमने स्टार्ट किया था। तकरीबन हाफ हमने कल कवर कर लिया था, रिमेनिंग हाफ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस हुआ था कि डेली बेसिस के ऊपर हमारा लाइव क्विज हुआ करेगा, तो उस क्विज का लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप एनरोल्ड हैं तो क्लिक कीजिए उसके ऊपर और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं तो फिर आपके सामने अभी हम उसका यूआरएल शेयर कर देते हैं। menti.com पे आपने जाना है और आज के क्विज का जो कोड है वो आपने इसमें एंटर करना है। आज के क्विज का कोड क्या है जी? $6907-867 कल शेयर किया था ना आपके साथ। menti.com मोबाइल पे जाइए, मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके सामने, menti.com साइट पे जाना है आपने। आज के क्विज का कोड है 6907-8671 जी। CRN लिखिए सबसे पहले अपना। CRN लिखिए, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले CRN लिखिए। लिख लिया जी CRN? चलिए पहला क्वेश्चन, ओरिएंट टेक्सटाइल में फंडिंग एक्सपेंशन। ये याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी कोई बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है तो उसे कैपिटल की जरूरत लाजमी पड़ेगी। ये सूल याद रखिएगा, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की जरूरत लाजमी पड़ती है, पैसों की जरूरत, फंडिंग की जरूरत लाजमी पड़ती है। कह रहा है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई डेट सूट्स दिस ऑब्जेक्टिव। बताइए डेट इसके लिए सूटेबल क्यों है, क्यों सूटेबल है? डेट फाइनेंस नॉर्मली प्रिजर्व्स ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला है क्या? शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन कंट्रोल। ये सबसे अहम जो बात उसने क्वेश्चन में कही है ना, जिसकी बेस पे हमने फैसला करना है, वो ये है क्या? शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन कंट्रोल। तो जब डेट की ऑप्शन में आप जाते हैं तो उसमें बताइए क्या कंट्रोल रिटेन रहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास? यस, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। इसलिए पहले हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? ए। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। Nova Learning Network is comparing equity with debt. Which statement best explains why debt is often cheaper? Debt cheaper है ना ऑप्शन? डेट क्यों, वो ये पूछ रहा है। एक तो बड़ी अंडरस्टूड स्टेटमेंट बात है आप, वो क्या कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, इसकी वजह से। एक दूसरी बात भी उसने बोला है क्या? लेंडर्स सीक लोअर रिटर्न, यानी जो लोग हमें डेट प्रोवाइड करते हैं वो लोअर रिटर्न में भी राजी हो जाते हैं, उन्हें कम पैसे दें वो भी राजी हो जाते हैं। क्यों कम पैसों में राजी हो जाते हैं निस्बतन इक्विटी के? क्योंकि डेट जो है इसमें रिस्क कम होता है। हमारी फाइनेंस के जो सबसे बड़े असूल है ना, कुछ कुछ 10 असूल सबसे बड़े हमारी फाइनेंस के ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उन्होंने लिख के दिए हुए, उसमें से एक असूल ये है हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई, इसको लिख लीजिए कि जिस जगह पे रिस्क हाई होगा वहां पे हमें इन्वेस्टर को रिटर्न भी हाई करनी पड़ेगी, पेमेंट भी हाई देनी पड़ेगी। तो डेट जो है, मुझे बताइए इसमें रिस्क हाई है कि लो है? डेट में रिस्क लो है। शाबाश। क्यों बोला? हमने ये स्टडी किया था, क्योंकि इनको तो पेमेंट मिलनी है, और अगर पेमेंट नहीं देंगे कोर्ट में जाके लिक्विडेटर पॉइंट कर देंगे, कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। तो डेट शेयर होल्डर की निस्बत, डेट होल्डर निस्बतन सिक्योर्ड होते हैं, इसीलिए वो कम रिटर्न में भी, रिस्क कम है
तो कम रिटर्न में भी राजी हो जाते हैं, इसलिए डेट में नॉर्मली कॉस्ट कम है। दो रीजन हमारे सामने आ गए, डेट में कॉस्ट कम क्यों होती है, डेट चीपर ऑप्शन क्यों है, नंबर 1 इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, और दूसरा इसमें रिस्क कम है इन्वेस्टर के लिए। शाबाश, सबने ठीक जवाब दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Helix Furniture Works has made loss but still made finance charges. Finance है मतलब interest. कह रहा है which disadvantage debt is shown? क्या debt is unsuitable because interest must still be paid even in loss making years. ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी कंपनी ने डिफॉल्ट किया इंटरेस्ट पेमेंट में, तो इस सूरत में इन्वेस्टर के लिए कौन सा एडवांटेज रेलिवेंट है? वो हाँ जी, वो लिक्विडेटर अपॉइंट करवा के कंपनी को वाइंड अप करा सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा उनको, क्रेडिटर्स को, जब वो कंपनी को वाइंड अप करे। कंपनी के जो वाइंड अप किया जाता है या कंपनी को खत्म किया जाता है, कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, तो कंपनी के सारे एसेट्स बेच के फिर उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट कर दी जाती है। तो क्रेडिटर को इस चीज से गर्ज नहीं है कंपनी चले कि ना चले, क्रेडिटर को इस चीज से गर्ज है हमारा लोन, हमारी अमाउंट हमें वापस मिल जाए। तो वो कोर्ट इंश्योर करता है कि इनको वापस मिले। फाल्कन वांट्स टू फाइनेंस ए प्लांट। फाइनेंस ए प्लांट का मतलब क्या है? फाइनेंस ए प्लांट का मतलब ये है हमने प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, फाइनेंस अरेंज करना। ठीक है, फाइनेंस अरेंज करना, पैसे कहां से आएंगे? कैरेट फाइनेंस ए प्लांट विद ए 12 ईयर यूजफुल लाइफ, विच प्रिंसिपल शुड गाइड द डेट डिसीजन? कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे रेलिवेंट है? कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे रेलिवेंट है? उसने आपको प्रोजेक्ट की लाइफ, जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है उस प्रोजेक्ट की उसने लाइफ आपको दे दी है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल रेलिवेंट है? ड्यूरेशन वाला, के लोन की ड्यूरेशन को किससे मैच करना चाहिए? एसेट के साथ, वो जो जरूरत आपने पूरी करनी है उसके लिहाज से। इसका मतलब ये हुआ, हमें एक असूल पता चल गया, ये भी लिख लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म नीड के लिए फाइनेंस चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म नीड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नीड इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म लोन। ये लिख लीजिए, ये एक असूल, ठीक है ना भाई। लॉन्ग टर्म नीड के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो सूटेबल नहीं है, और शॉर्ट टर्म नीड के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी सूटेबल नहीं है। ठीक, तो ये यहां पे उसने हमें प्रिंसिपल बताया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट, हाँ ये कंसेप्ट भी कल डिस्कस हुआ था। कह रहा है विच चॉइस मोस्ट अप्रोप्रिएट, कैश फ्लो सर्टेनिटी इज द प्रायोरिटी, यानी कैश फ्लो सर्टन होना चाहिए, मतलब आप ये चाहते हैं कि कंफर्म हो कि हमने कितनी अमाउंट पे करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा वाली ऑप्शन बेहतर है?
fixed rate. Choose fixed rate because provides certainty even if financing debt looks cheaper. Floating debt चाहे शुरू में रेट कम भी हो लेकिन बाद में फिर भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, चेंज तो हो सकता है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि ये फिक्स चार्ज है या फ्लोटिंग चार्ज है. फ्लोटिंग कैसे पता चला? फ्लोटिंग उसने अगेंस्ट इन्वेंट्री एंड उसने स्पेसिफिक एसेट नहीं बताया, कैटेगरी ऑफ एसेट बताया. तो जब कैटेगरी ऑफ एसेट बता दे तो वो कौन से वाला चार्ज होता है? फ्लोट. और जब वो नाम लेके बताए एग्जैक्टली कौन से वाला एसेट तो फिर वो फिक्स चार्ज. क्या फिक्स एसेट्स पे जितने भी चार्ज क्रिएट होते हैं सारे फिक्स चार्ज है? ऐसा है क्या? नहीं. अगर हम स्टेटमेंट ये होती कि चार्जेस ओवर ऑल फिक्स एसेट्स ऑफ कंपनी तो ये फ्लोटिंग चार्ज होता. अगर स्टेटमेंट होती चार्ज ओवर 4 कनाल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी सिचुएटेड ऑन माल रोड तो ये कौन सा चार्ज होता? फिर ये फिक्स चार्ज होता. शाबाश, ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. हो गया, शुक्रिया. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ लेकिन डेट बॉन्ड होल्डर मतलब जिन्होंने डिबेंचर्स लिए हैं, जिन्होंने बॉन्ड, वो फिर भी खुश नहीं है. वो क्यों खुश नहीं है? रिकॉर्ड वो परेशान है. वो कहते हैं काश हमने शेयर ले लिए होते, शेयर्स ले लिए होते तो हम मालिक होते तो रिकॉर्ड प्रॉफिट है, हमें भी रिकॉर्ड डिविडेंड मिलता. चलिए ये लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, सबने ठीक बता दिया. अब हमारी क्लास के टॉपर्स जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अगर वो अटेम्प्ट करें इस क्विज को तो CRN के साथ OL लिख दिया करें ताकि हमारी टीम को ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा स्टूडेंट फिजिकल वाला है और कौन सा ऑनलाइन वाला. ठीक है, अभी हमारे TA नहीं आए अभी, तो जब वो हाँ जी बिल्कुल, शाबाश. चलिए आतिफ भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम जी. तो फर्स्ट पोजीशन किनकी है? शाबाश. सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ दोनों की, सिक्स्थ पोजीशन ऑनलाइन की होगी, सेवंथ, सिक्स्थ आपकी, ओके, सेवन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन और 10th पोजीशन. चलिए जिन स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन जिन स्टूडेंट्स की पोजीशन है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दे पोजीशन का. हमारे टीम मेंबर आपके साथ कांटेक्ट करके आपको जैज कैश, इजी पैसा वगैरह के जरिए से आपका प्राइस ट्रांसफर कर देंगे. शाबाश. चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ. कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था डेट और उसके फीचर्स, यानी लेफ्ट पार्ट अपने माइंड मैप का. आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? राइट साइड. ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स है डेट कंपोनेंट्स की और उनको हम डिस्कस करेंगे. इसमें जो एग्जांपल हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिहाज से ज्यादा अहम होगी, आपको पता है, उसे फिर हम थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे. तैयार है जी? लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए. शाबाश. कुछ नहीं पूछना, सब ठीक है, सब अच्छा है, ओके. कैलकुलेटर कितने स्टूडेंट्स के पास है? शाबाश, सामने रखे जी. जी, हाई गियरिंग रेशो. हाई गियरिंग का मतलब क्या है? गियरिंग का मतलब है बोरोइंग, लोन लेना. जिस कंपनी ने ज्यादा लोन लिया होगा हम कहेंगे ये हाईली गियर्ड कंपनी है. जिस कंपनी ने कम लोन लिया होगा हम कहेंगे ये लो गियर्ड कंपनी है. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए कौन सी वाली कंपनी ज्यादा बेहतर है, हाईली गियर्ड या लो गियर्ड? लो गियर्ड. उसकी दो रीजन है. पहली रीजन तो यह है कि जिस कंपनी ने लोन कम लिया होता है ना, बैंक उसको प्रेफर करते हैं कि इसको हम लोन दें.
जिसने ज्यादा लोन लिया होता है ना कंपनी, उसके पास फर्दर फाइनेंसिंग की ऑप्शंस कम होती है। जैसे पाकिस्तान ने लोन लेना हो, जर्मनी ने लोन लेना हो, वर्ल्ड बैंक भाग के आएगा, IMF भाग के आएगा। पाकिस्तान ने लोन लेना हो, वो कहेंगे भाई रहने दो, सुकून करो अभी, क्यों भला, ऑलरेडी आपने इतने लोन लिए हुए, आप वापस कैसे करेंगे। तो हाईली गियर्ड कंपनी के पास फर्दर लोन लेने की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, एक रीजन ये है कि लो गियर्ड कंपनी बेहतर है। दूसरी रीजन ये होती है कि जो हाईली गियर्ड कंपनी है इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी ज्यादा होता है, कि अगर इसने इंटरेस्ट पेमेंट करने में, अगर इसने लोन रीपेमेंट करने में कोई डिले कर दिया, कोई 19-20 कर दिया, तो क्रेडिटर कोर्ट के पास जाके इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। इसीलिए हाईली गियर्ड कंपनी नो, लो गियर्ड कंपनी यस। क्लियर हुआ मेरे भाई? ये और कोई क्वेश्चन? रिडेम्पशन वैल्यू किसे कहते हैं? शाबाश। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब है जब कोई एक टर्म है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, बोली जाती है। एक तो सिक्योरिटी का मतलब होता है ना जमानत के तौर पे चीजें रखवाना। सिक्योरिटी का वर्ड जो है ये हमारी फाइनेंस में दो मीनिंग्स में, दो कंटेक्स्ट में यूज होगा। एक इसका मतलब होता है जब आप कोई लोन लेते हैं तो उसमें जमानत के तौर पे कोई चीज, जमानत कैसे लिखते हैं ये, हाँ तकरीबन जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाते हैं, वो है सिक्योरिटी। वो होता है सिंगुलर फॉर्म सिक्योरिटी। एक होता है सिक्योरिटी प्लूरल फॉर्म में सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इससे मुराद होते हैं शेयर्स प्लस डिबेंचर्स दोनों। जब कोई कंसेप्ट सिर्फ शेयर्स पे अप्लाई होता है ना तो हम वो टर्म यूज करते हैं शेयर्स। जब कोई कंसेप्ट सिर्फ डिबेंचर पे अप्लाई होगा तो हम टर्म यूज करेंगे डिबेंचर। और जब कोई कंसेप्ट दोनों पे अप्लाई होगा तो हम क्या, जैसे शेयर्स पेमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ये कंसेप्ट सिर्फ शेयर्स का है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। और अगर मैं कहूं कि कंपनी कैन अरेंज फाइनेंस बाय इशूइंग शेयर्स आर डिबेंचर, ये भी ठीक है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट करना चाहो तो मैं कैसे बोलूंगा, कंपनी कैन अरेंज फाइनेंस बाय इशूइंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। डन जी। अच्छा, अब कोई सिक्योरिटीज, कुछ सिक्योरिटीज रिडीमेबल होती हैं, कुछ इरिडीमेबल होती हैं। रिडीमेबल सिक्योरिटी, इरिडीमेबल सिक्योरिटी कौन सी है? जो कंपनी ने एक दफा इशू कर दी, कंपनी कहती है अब वापस मेरे पास ना आना, जाओ मार्केट में जाओ, एक दूसरे को खरीद फरोख्त करते रहो, मैं वापस नहीं लेने। ये होते हैं इरिडीमेबल। हमारे जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इरिडीमेबल। ठीक है। और एक होती है सिक्योरिटीज रिडीमेबल। रिडीमेबल कौन सी होती है? जो कंपनी को वापस की जाए, जो कंपनी वापस खरीदेगी। जो कंपनी कहती है ठीक है भैया आज मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको सिक्योरिटी इशू करती हूं, लेकिन 5 साल के बाद आप वापस मेरे पास आ जाइएगा, सिक्योरिटी मुझे वापस कर दीजिएगा मेरी, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये है रिडीमेबल। डिबेंचर्स भी रिडीमेबल हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल हो सकते हैं। शेयर की दो टाइप्स है ना, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। पता है कि नहीं पता? शेयर की दो टाइप्स नहीं पता, अभी पता चल गया। शेयर्स की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फर्क क्या है दोनों में? फर्क इस सब्जेक्ट के लिहाज से एक ही है। क्या? ऑर्डिनरी शेयर्स इरिडीमेबल होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। डन जी। तो यहां पे हमने ये सीखा कि जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज यानी शेयर और डिबेंचर, ये रिडीमेबल भी हो सकती हैं और इरिडीमेबल भी। शाबाश, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। अगर सिक्योरिटी रिडीमेबल है ना
तो इसकी जो कैश फ्लो स्ट्रीम होती है वो 3 तरह की होती है, वो 3 तरह की, यानी इसको थोड़ा सा अब मैं विजुअलाइज करने के लिए टाइमलाइन के जरिए से एक्सप्लेन करता हूं। अगर रिडीमेबल सिक्योरिटी है तो उसमें आपको 3 तरह के कैश फ्लोज मिलते हैं, 3 तरह के। एक होगा इनिशियल, कि भैया मैंने 500 रुपया अभी दिया और सिक्योरिटी हासिल कर ली, यह है इनिशियल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग, कि जैसे ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है, ये ईयर 5 है। अब मुझे इसके बदले में ईयर 1 में भी 50 रुपीज, अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं, वैसे एक ही कंसेप्ट है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर ने 500 रुपया खर्च किया और उसे क्या मिला, उसे ईयर 1 में 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, ईयर 2 में 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था। ईयर 3 में 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, ईयर 4 में 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, ईयर 5 में 50 रुपए इंटरेस्ट मिला, डन। लेकिन ईयर 5 में एक और चीज मिलेगी, हाँ, ये रिडीमेबल है ना, ये वापस भी तो होना है, तो ईयर 5 में इसको 500 रुपया मजीद मिलेगा। ये सारा कैश फ्लो स्ट्रीम समझ आ गया आपको। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपने पूछा है कि टर्मिनल वैल्यू क्या है। इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू या परचेज प्राइस या कॉस्ट या मार्केट वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ कैश फ्लो। स्टूडेंट डिफरेंट एग्जाम में टर्म यूज करता है। ये हमारा इनिशियल कैश फ्लो। ये जो है ना, ये ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो होता है जो हर साल अकर होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, जो हर साल अकर होता है। और ये जो लास्ट ईयर में एंड पे आपको 500 रुपीज मिलना है, इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू को बोलते हैं, क्योंकि ये एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी उसी को बोलते हैं ना, तब मिलेगा, ठीक है। और टर्मिनल वैल्यू क्योंकि लास्ट, जैसे वो बस जाती है ना टर्मिनल पे, आखिरी उसका सफर, वो स्टॉप वही होता है, तो इसका जो आखिरी स्टॉप है। डन जी, कुछ समझ आया आपको? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, अब मैं थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है हमने, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ से 2-3 क्वेश्चन उसको सामने रखते पूछ रहा हूं आपसे। ये बताइए, है ये सारे ही कैश फ्लो, ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो? ये ऑपरेटिंग इनफ्लो है आउटफ्लो? टर्मिनल वैल्यू इनफ्लो है आउटफ्लो? इनफ्लो, शाबाश। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे, मुझे इस सारे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सारे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और कहेंगे सर ये इस सिक्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी भी प्रेजेंट, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। और थोड़ा सा अगर आपका दिमाग शातिर है ना, कि थोड़ा सा आपने पीछे जो सीखा है वो याद है, तो आप कहेंगे सर इसकी अलग अलग तो नहीं मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अगर सेम हो एनुअल कैश फ्लोज तो फिर हम एन्युटी का फार्मूला लगाते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेम होंगे, कुछ क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिफरेंट होंगे। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है? अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेम है तो आपने एन्युटी का फार्मूला लगाना है, चाहे 3 साल का क्वेश्चन हो या 10 साल का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लग जाएगी एन्युटी, और ये क्या लगेगा? सिंपल डिस्काउंटिंग, शाबाश। जब आप इसकी ऑपरेटिंग, अब थोड़ा सा जरा समझिएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और टर्मिनल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें,
तो हम कहेंगे ये टोटल हमें फायदा होना है, हमें कैश मिलना है इस सिक्योरिटी से, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और एक टर्म होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जब टोटल प्रेजेंट वैल्यू से क्या करे, माइनस कर दे इनिशियल वैल्यू, तो आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में फर्क समझ आया? अब फाइनेंस के मैंने आपको बताया था ना, दुनिया में 10 असूल हैं, वो कहते हैं 10 असूल जिसने समझ लिए ना वो फाइनेंस का एक्सपर्ट हो गया, चाहे कोई किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी उसने, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहला असूल आपको क्या बताया था? हाई रिस्क हाई रिटर्न। दूसरा असूल भी सुन लें, आज की क्लास में दूसरा असूल भी आ गया। क्या? दुनिया में याद रखे किसी भी एसेट की, दुनिया में किसी भी हर एसेट की एक कीमत है। दुनिया में हर एसेट की एक कीमत है, और वो कीमत क्या है? उस एसेट के जितने भी कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिबेट में नहीं जाना चाहता, वरना हर चीज की वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू। अच्छा मुझे बताइए समझाने के लिए, दो भाई हैं, दो कजन है, एक ने बीए शुरू कर दिया, एक ने सीए शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने एडमिशन लिया, एक ने बीए में दूसरे ने सीए में, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट, अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए किसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी? हालांकि उसमें अनसर्टेनिटी फैक्टर ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी तो ज्यादा है ना। हाई रिस्क है तो सही, रिटर्न भी तो हाई है। तो ये याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ एनी, लिख ले, वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो। ये दूसरा सबसे बड़ा असूल है ना। वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो। इसको कोई अंडरलाइन कर लें, डब्बा शब्बा बना लें इसमें। इसके ऊपर सोचे क्या कह रहा है कि किसी भी, आपने किसी भी कंपनी के शेयर की, किसी भी कंपनी के डिबेंचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू किसकी? पूरा जवाब ऑफ ऑल कैश फ्लोज। ऑल कैश फ्लो से मुराद पता है क्या है? कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ऐड करो और टर्मिनल भी, टर्मिनल भी। प्रेजेंट वैल्यू बोला, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोला। ठीक है जी, ये भी आएंगी चीजें, अभी तो थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा एडवांस। वो तो उन्होंने पूछा टर्मिनल वैल्यू मेच्योरिटी, तो मैंने कहा बहाने से एक्सप्लेन कर दूं, आज के लेक्चर का हिस्सा था ये, आगे चल के एक्सप्लेन करना था, सवाल आया मैंने लिंक कर दिया। ये समझ आ गया आपको? ये इसको छोड़े ऊपर समझ आया कि नहीं आया? ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये है डन जी। चलिए और कोई क्वेश्चन? और नोट्स मैंने उनको दिए थे कि डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, बेटी ये आता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मेरा ख्याल है। जरा पूछे कहाँ है टीए। चलिए अब चले आगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेट। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अहम दो ही हैं, बॉन्ड्स और बैंक लोन। और बॉन्ड ही की एक टाइप है कन्वर्टिबल बॉन्ड, ये भी अहम है। बाकी वारंट्स सिर्फ सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट एमसीक्यूज में टेस्ट कर ले, मे बी। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट एमसीक्यूज में टेस्ट कर सकता है। लीज एज अल्टरनेटिव ऑफ ट्रेडिशनल डेट फाइनेंसिंग एमसीक्यूज में टेस्ट कर सकता है। हमारे एग्जाम क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होगा उसमें कौन सा कंसेप्ट टेस्ट करेगा? बैंक लोन करेगा। और कौन सा करेगा? बॉन्ड या डिबेंचर या लोन स्टॉक करेगा। और कौन सा करेगा? कन्वर्टेबल बॉन्ड। वारंट नहीं, अमूमी तौर पे करता, एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट और लीज, ये एमसीक्यूज के लिए सिर्फ कंसेप्ट। स्टार्ट करें जी। और मेरा ख्याल है तकरीबन इन सारे ही इंस्ट्रूमेंट के साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कहीं ना कहीं। शायद I2B कोई पीआरसी में कोई कंसेप्ट पढ़े होंगे, और कहीं भी ना पढ़े, अकाउंटिंग में तो जरूर पढ़े होंगे। भाई बैंक लोन के बारे में जानते हैं ना क्या है? चलिए आइए जरा इजी टू डिफिकल्ट चलते हैं। वैसे तो सारी इजी है लेकिन कंपैरेटिवली। सबसे पहले बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? बैंक के पास गए, लोन लिया, ये बैंक लोन है। ठीक,
बैंक लोन शॉर्ट टर्म का हो सकता है, मीडियम टर्म का हो सकता है कि लॉन्ग टर्म का हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लाएगा वो लॉन्ग टर्म लोन या मीडियम टर्म लोन होगा। उसने कहा होगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। इसमें जो सबसे अहम बातें हैं ना, देखिए जो उसने क्या लिखा हुआ है वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बातें हैं पहले वो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, क्या कि जो बैंक लोन है इसमें जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो क्या होगा, वो टैक्स डिडक्टेबल होगा। वो क्या होगा, ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात जो याद रखनी है ना वो ये कि बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती है, मार्केट में सेल परचेज नहीं होता। यह आपकी प्राइवेट बैंक के साथ ट्रांजैक्शन है। देखें, आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, फाइनेंसिंग कर सकते हैं बैंक से लोन लेके भी, शेयर इशू करके भी, डिबेंचर इशू करके भी। ऐसे ही है, शेयर और डिबेंचर के जरिए भी फाइनेंसिंग हो सकती है, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन शेयर और डिबेंचर जो होते हैं ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे होते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू होती है। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं हो। भाई जितने का लोन लिया वही इसकी वैल्यू समझे, समझे ये कंसेप्ट। दो लोन में आपको सिर्फ दो बातें मैंने बताई हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, और नंबर 2, ये स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज नहीं होता। ये दो बातें समझ आई। आइए जरा देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट बाजू का नाम देते हैं, रनिंग फाइनेंस का नाम दे देते हैं उसको। मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये क्विक है। क्विक है जी, कैसे क्विक है फटाफट बताएं। 2-3 मीटिंग में डील डन हो जाती है। शेयर और डिबेंचर इशू करते हैं ना जो बाबा, लंबी चौड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब चुप चुप पीते बैंक से लोन ले सकते हैं। शेयर या डिबेंचर इशू करके पैसे इकट्ठे करने हो ना, वो तो अखबारों में इश्तेहार देना पड़ा, सारी दुनिया को पता चलता है ये गरीब हो गए हैं, इनको पैसों की जरूरत है। जबकि बैंक से लोन चुपके से किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोलैटरल देना पड़ता है। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटी किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, जमानत के तौर पे। सिक्योरिटी के दो मीनिंग है ना, एक है जमानत के तौर पे कोई चीज हासिल करना, और एक क्या है, कह रहा है बैंक लोन में और लोन स्टॉक मतलब डिबेंचर मतलब बॉन्ड। थ्योरेटिकली उसने उनमें फर्क बताया थोड़ा बहुत। थ्योरेटिकली उसने ये फर्क है, ये फर्क डेट इंस्ट्रूमेंट, असल में कोई फर्क नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जरूर। फिलहाल आप लोन स्टॉक को समझे। बैंक लोन और लोन स्टॉक में लोन स्टॉक और डिबेंचर और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। तो मुझे बताइए, बैंक लोन को अगर डिबेंचर के साथ कंपेयर करें क्या फर्क निकलेगा। स्पीड, कौन सा वाला स्पीड ही है। कॉस्ट, किसकी कॉस्ट हाई है, डिबेंचर्स की। फ्लेक्सिबिलिटी, बैंक लोन फ्लेक्सिबल, क्या मतलब, कभी कम कर लिया कभी ज्यादा कर, दिल किया तो अभी सारा पे कर दिया, ज्यादा प्रॉफिट आया तो हो सकता है 5 साल के लिए लोन लिया था, क्या दूसरे साल के एंड पे सारा रीपे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं। दरमियान में दो पार्टी है ना, आपस में बैठ के टेबल में बैठ के बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज भी कर सकती है। डिबेंचर्स की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं हो सकती। वो एक दफा आपने जब इशू कर दिया तो आपको सारी की सारी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे चलना पड़ेगा जो एक दफा एग्री हो गया। यानी डिबेंचर में जो आप एग्रीमेंट करेंगे वो पत्थर पे लकीर हो गया, लेकिन बैंक के साथ जब लोन का एग्रीमेंट किया वो चेंज हो सकता है। भाई बैंक लोन क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो बैंक लोन में आपको सबसे अहम बातें जो हमने आगे यूज करनी है वो क्या बताई, टैक्स डिडक्टेबल है, नो मार्केट में सेल परचेज नहीं होता। चलिए अब आगे चलते हैं। बॉन्ड और डिबेंचर या लोन स्टॉक, बॉन्ड डिबेंचर या लोन स्टॉक, थ्योरेटिकली इनमें फर्क है, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कोई फर्क नहीं, आपने ज्यादा रखना। फाइनल कह रहे बॉन्ड क्या मतलब है, फिक्स्ड कूपन। हाँ, ये कूपन रेट समझ, कूपन रेट क्या होता है ये सुनिए। कूपन रेट इज इक्वल टू, लिख ले, कूपन रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड।
कूपन रेट इज इक्वल, ये टर्म्स जो है ना ये पक्की करनी है आपने घर जाके। कूपन रेट इज इक्वल टू ऑन बॉन्ड। फाइनेंस में ना याद रखिए कुछ टर्म्स यूज की जाती है, हालांकि वो अब आम जुबान में अल्टरनेट उसका सिंपल वेरिएंट भी होता है, लेकिन एक ट्रेडिशन होती है। जैसे कुछ चीज खरीदने के लिए टर्म यूज होती है बाय करना और परचेज करना भी, लेकिन अकाउंटेंट के मुंह से हमेशा आप एक ही लफ्ज सुनेंगे जब भी वो चीज खरीदेगा, वो क्या परचेज। बाय का लफ्ज उसके मुंह से नहीं सुनेंगे अकाउंटेंट के मुंह से, हालांकि दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, ट्रेडिशन है। तो इस तरह कुछ टर्म्स ऐसी हैं फाइनेंस में बोली जाएंगी, आपको लगेगा इसका है कि अल्टरनेट इजी वेरिएंट मौजूद है, लेकिन वो आम लोगों के लिए, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट है मैनेजर, वो क्या बोलेंगे इसको। तो कूपन रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड। यानी अगर आज कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है कंपनी ने, तो क्या बोला जाएगा, कूपन रेट कितना है। और एक 8% बोले, अच्छा मुझे बताइए बॉन्ड इशू करे तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बैंक से लोन लेने के लिए जाएं तो 8% लगेगा, बॉन्ड पे 10%, लोन के ऊपर 8%, कूपन रेट क्या है 10% बॉन्ड वाला, 8% लोन बैंक लोन वाला के दोनों 10%। शाबाश, कूपन रेट बोला जाता है बॉन्ड के कंटेक्स्ट में, ठीक है। फिक्स कूपन रेट फिक्स है जी। अच्छा तो मुझे याद आया, वो बैंक में वो होता था वो वेरिएबल रेट और फिक्स रेट, हाँ बॉन्ड में फिक्स रेट ही होगा इसका मतलब, ओके ठीक है। रीपेबल एट मैच्योरिटी, तो जाहिर है वो तो हमें पता है, जो रिडीमेबल बॉन्ड होगा, नॉर्मली बॉन्ड्स रीपेबल होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। कोई इतराज तो नहीं आपको बॉन्ड के रीपेबल होने पे। अमूमी शेयर्स इरिडीमेबल है, ऑर्डनरी, और डिबेंचर्स नॉर्मली रिडीमेबल। लेकिन ये 100% बात है नहीं है, नॉर्मली शेयर इरिडीमेबल होता है, लेकिन कुछ शेयर रिडीमेबल भी होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर। और नॉर्मली बॉन्ड रिडीमेबल होते हैं, लेकिन कुछ बॉन्ड इरिडीमेबल भी होते हैं। एग्जाम में जो दे दिया उसने हमारी किस्मत, हम दोनों से। अच्छा बॉन्ड की कुछ उसने टाइप्स हमें बताई है, कुछ टर्म। सीबी होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का मतलब क्या है, अगर एक कंपनी 1 साल से कम अरसे के लिए सिक्योरिटी इशू करे और पैसे ले 1 साल से कम अरसे के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कमर्शियल। एक कंपनी ने समझ लीजिए बॉन्ड इशू किया और उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने 6 महीने है, उसको फिर हम बॉन्ड का नाम नहीं देते, क्या नाम देते हैं, कमर्शियल पेपर। अगर कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू की, कंपनी ने मैच्योरिटी उसकी 1 साल से कम है, क्या नाम देंगे उसे, अगर कोई सिक्योरिटी इशू की उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम है, उसे क्या नाम देंगे, लोन। और अगर कोई बॉन्ड इशू की, कोई सिक्योरिटी इशू की, उसका टेन्योर 5 साल से ज्यादा है, 5 से 20 साल, तो उसे क्या कहेंगे भला, बॉन्ड्स, ठीक है। अगर वो सिक्योर्ड है, यहां पे लिखा होगा अगर वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड भी हो सकता है बॉन्ड और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अगर वो सिक्योर्ड है तो उसे हम नाम देते हैं बॉन्ड का, और अगर वो अनसिक्योर्ड है तो हम उसे नाम देते हैं डिबेंचर्स का। फिर से, सिक्योरिटी इशू की 1 साल से कम के लिए है, क्या नाम देंगे, 1 से 5 साल के दरमियान में है, लोन नोट्स, और 5 साल से ज्यादा है तो वो बॉन्ड भी हो सकती है, डिबेंचर भी। अगर सिक्योर्ड है तो बॉन्ड, और अनसिक्योर्ड है तो, ठीक है। लेकिन याद रखें ये सिर्फ इसी कंसेप्ट में टाइप्स चलेंगी, नेक्स्ट चैप्टर में जाके ना हमारे लिए डिबेंचर और बॉन्ड एक ही चीज हो जाएंगे, लोन स्टॉक हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, एक ही चीज हो जाएंगे।
अगले चैप्टर में चल के सेम हो जाएंगे। हाँ, अगर एमसीक्यू में उसने पूछा भाई बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है, कौन से वाला से, तो फिर याद रखिएगा। ठीक है, फिर से क्विकली, 1 साल से कम अरसा सिक्योरिटी, 1 से 5 लोन स्टॉक, और 5 साल से ज्यादा है तो सिक्योर्ड है तो बॉन्ड, अनसिक्योर्ड है तो डिबेंचर। कोई प्रॉब्लम आगे। लेकिन अगले चैप्टर में चल के आपने ये नहीं कहना कि सर ये तो बॉन्ड जो है वो 4 साल है इसका मैच्योरिटी, और इसने बॉन्ड क्यों लिखा है, इसको लोन स्टॉक लिखना चाहिए था। उसकी मर्जी है, क्वेश्चन में जो भी लिख दिया उसने। डन जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब ये थोड़ी ना फाइनेंस सीख रहे हैं ना, तो टर्म्स भी सीखनी पड़ेगी उसकी। जैसे अकाउंटिंग सीखा तो डेबिट क्रेडिट की टर्म सीखी ना, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम करती थी, लेकिन अब तो आप उसके साथ कंफर्टेबल है? उसी तरीके से फाइनेंस सीख रहे हैं ना, तो कुछ नई नई टर्म्स आएंगी। शुरू में आपको लगेगा शायद ये अजीबोगरीब सी है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आप उनके साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, देखें जो कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं ना, ये सिक्योरिटी आपने नोट किया, ये जो बॉन्ड था रिडीमेबल था, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी और टर्मिनल वैल्यू क्या थी, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट लेके आऊं, क्वेश्चन के अंदर अगर उसने कहा हुआ है ना, फर्ज कीजिए ये उसने था, इसका कूपन रेट कितना वाला 10%, क्वेश्चन में अगर उसने कहा है कि टैक्स रेट इज 30%, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा हमारी इस कैश फ्लो स्ट्रीम पे। क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, क्या, टैक्स रेट इज, कूपन रेट तो पहले दिया हुआ है 10%, टैक्स रेट इज 30%। बताइए 3 कैश फ्लोज आपके सामने हैं, इनिशियल, ऑपरेटिंग, टर्मिनल। एडिशनल इंफॉर्मेशन है टैक्स रेट इज 30%। बताइए क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ेगा, हाँ टैक्स सेव होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, हम ज्यादातर कैलकुलेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उसने क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट 30% दे दिया ना, ये सेम रहेगा, ये तो टैक्स डिडक्टेबल नहीं ना होता, टर्मिनल वैल्यू सेम रहेगी, ये लोन रीपेमेंट है, ये भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती। इंटरेस्ट पेमेंट चेंज हो जाएगी, ये हर साल अब 50 नहीं आएगी, बल्कि आएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। ये क्या आ जाएगी कैलकुलेशन, भाई इसको समझें। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने टैक्स रेट भी इंक्लूड किया है, तो जो आपकी कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है कंपनी ने, वो फिर 50 नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टैक्स बेनिफिट भी तो मिलेगा। भाई टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा, कंपनी 50 रुपए खर्चा बढ़ाएगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उस प्रॉफिट के ऊपर 30% के लिहाज से टैक्स देना था वो भी बच जाएगा। खर्चा बढ़ा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया, एक दूसरी तरफ टैक्स एक्सपेंस कम हो गया। भाई बात समझ रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 50 रुपए से बढ़ा और इसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट का 30% टैक्स देना था, 15 रुपए से टैक्स भी कम हो गया 30% से। तो इसका मतलब हमारी नेट कॉस्ट क्या आई, ग्रॉस के नेट, वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो आपने कैलकुलेट करनी है एग्जाम में ऐसे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 35 आ जाएगी। फिर अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ, कुछ समझ आ रही है कि नहीं, कैलकुलेशन जैसे समझा रहा हूं आपने वैसे ही करनी है। वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे तरीके से कंफर्टेबल हो कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से जो एक एफिशिएंट या इजी वे होगा कैलकुलेशन का, वो आपको बताता रहूंगा। क्योंकि हमारी कोशिश होगी कैलकुलेशन का तरीकाकार, मेथोडोलॉजी ऐसे हो जो कि सिर्फ एक टॉपिक में नहीं बाकी टॉपिक में भी यूज हो। ये नहीं एक चैप्टर में कैलकुलेशन किसी और तरीके से, दूसरे में किसी और तरीके से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अक्सर हमारी चलेगी। वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 50 है, फिर उसके बाद 50 का 30% लिया
और 50 में से 30%, 15 15 माइनस करके 35 कर दिया। वो कैलकुलेशन 3 स्टेप में जाएगी, ये कैलकुलेशन एक स्टेप में हो। एग्जाम में याद रखिएगा, जितने कम बटन प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर के, उतना ही गलती का चांस कम होगा और उतना ही टाइम आपका बचेगा। तो इसलिए जहां कहीं 2 कैलकुलेशन होगी और दोनों करेक्ट है, तो हम उसमें से एक फॉलो करेंगे। कौन सी वाली? जिसमें जो शॉर्ट है, ये चीज डन। ओके, अब क्वेश्चन में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करूं। अगर टैक्स रेट उसने दे दिया तो बताइए जरा कौन सा कैश फ्लो इफेक्ट होगा? इनिशियल, ऑपरेटिंग, टर्मिनल के तीनों। और अगर किसी ने टर्मिनल को भी टैक्स पेमेंट कर दी कि जैसे लोन को रीपे कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, तो उसकी क्लास होनी चाहिए कि नहीं? पक्की बात है, फिर आप एतराज तो नहीं ना करेंगे? ओके, शाबाश, डन। अगली बात सुने, फाइनेंस में एक टर्म होती है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। जब 100 रुपए की चीज मार्केट में 100 रुपए की ही मिल रही हो, इसे कहते हैं एट पार। पार का मतलब पता है? इक्वल। एट, जब 100 रुपए की चीज 80 रुपए में मिल रही हो, डिस्काउंट। और जब 100 रुपए की चीज 120 में मिल रही हो, प्रीमियम। ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया, अब देखते हैं आपको कुछ समझ लग रही है कि नहीं लग रही। क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया कि भैया एक सिक्योरिटी है इशूड एट पार, इशूड एट, तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगी? 500। उसने बोला रिडीमेबल एट पार, टर्मिनल के 500। ओके, अच्छा अब आएगा इशूड एट पार, redeemable at premium of 10%। टर्मिनल वैल्यू क्या आ गई? ये हुई ना बात। issued at par, redeemable at discount of 20%। 400 साथ हो गए। अच्छा, issued at discount of 10%, कौन सी वाली? 450, ये वाली के वो इनिशियल। जब इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट होगा तो उसका मतलब ये है, और जब रिडीमेबल एट पार प्रीमियम डिस्काउंट होगा तो उसका मतलब, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। बस एक कंसेप्ट जिससे बात निकली थी। अगर 500 रुपए की सिक्योरिटी है, 100 रुपया मार्केट, फर्ज करें 100 रुपया मार्केट, 100 रुपया उसकी फेस वैल्यू है। अगर रिडीमेबल 100 पे है, क्या कहेंगे? रिडीमेबल एट पार। 100 की वैल्यू है, 100 पे ही रिडीम होगी एट पार। 100 की 120 पे रिडीम होगी, 100 की 80 पे होगी। और अगर सिचुएशन हो पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट स्कूक बॉन्ड शेयर करने 4-5 साल 6 साल पुरानी बात है, इंटरनेट पैसों की जरूरत तो पाकिस्तान को हमेशा ही रहती है ना, तो मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा था। उनका भाई इसका कुछ पता नहीं है, इंटरेस्ट भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फिर इस पर ये तो एक लोन लेते हैं, नया लोन लेते हैं पुराना लोन रीपे करने के लिए, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के बॉन्ड पे ज्यादा नहीं था। पाकिस्तान ने कहा डिस्काउंट देते हैं, 100 का बॉन्ड है 80 का ले लो। उन्होंने कहा टेंशन ही कोई नहीं, आपकी तो इन्फ्लेशन ही बढ़ी है, आपकी करेंसी भी डीवैल्यू होती है, नहीं लेना हमने। पाकिस्तान ने कहा चलो 100 का 75 का ले लो, नहीं लेना। 45 पे आके बात डन हुई। अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू करे लेकिन उसकी रेपुटेशन इतनी ही फारग हो कि इन्वेस्टर तैयार ना हो, तो फिर याद रखिए उसे डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, उसे डीप डिस्काउंट पे इशू करते हैं। किसमें? डीप डिस्काउंट, नाम से ही जाहिर है। डीप डिस्काउंट मतलब वेरी डिस्काउंट, वेरी मच डिस्काउंट। ठीक है, वेरी मच। इसमें जो इन्वेस्टर होता है उसको फायदा किस चीज का होता है भला? एंड पे जाके डीप डिस्काउंट बॉन्ड अगर होगा ना, जितना डीप डिस्काउंट होगा एंड पे जाके कैपिटल गेन उतना ही ज्यादा होगा। अगर 100 रुपए वाला बॉन्ड 45 का इशू किया है
तो जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा कितना गेन होगा इन्वेस्टर को? 55 रुपए का डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट में असल फायदा इंटरेस्ट का नहीं होता, वो तो होता ही है। असल फायदा किस चीज का होता है? जब वो कैपिटल गेन, क्या गेन ऑन रिडेम्पशन। डीप डिस्काउंट में असल फायदा कहां होता है? ये कोई बस कंसेप्ट समझ लिया काफी है कैलकुलेशन में। ये वाली चीज कैलकुलेशन में भी यूज हो गया है कि आपने टेस्ट किया। जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसमें अगर फाइनेंस समझ रहे हैं तो रीजन आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। जीरो कूपन बॉन्ड मुझे बताइए आप, नाम से क्या समझ आ रही है आपको? ये बॉन्ड है, ये तो समझ आ गया। जीरो कूपन बॉन्ड है तो मतलब बॉन्ड है। उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 0%। सवाल यह है कि अगर किसी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 0% है, उसे कौन पागल खरीदेगा? कोई दोस्त नहीं। हाँ, उसको इन्वेस्टर खरीदेंगे। किस वजह से? उसकी रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा होगी। जीरो कूपन बॉन्ड तभी लोग लेते हैं जब आप उसको हाईली डिस्काउंट पे दें। तो इसलिए अक्सर जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो डीप डिस्काउंट भी होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में अगर एग्जाम में मुझे बताइए एक, अब आपने बताना है, ये पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम में जीरो कूपन बॉन्ड आ गया, बच्चे कहने लगे सर ये तो नॉर्मली पूछता ही नहीं था, हमने इसकी तैयारी ज्यादा नहीं की थी, तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। क्या इस दफा पेपर में उसने जीरो कूपन बॉन्ड की कैलकुलेशन पूछ ली? मुझे बताइए नॉर्मल बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है कि जीरो कूपन बॉन्ड की? बताइए क्यों? क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ही नहीं। ये चीज नॉर्मल बॉन्ड में तो आपको एनएमडी की कैलकुलेशन भी करनी है और टर्मिनल वैल्यू की भी। जब जीरो कूपन बॉन्ड होगा सिर्फ एक कैलकुलेशन टर्मिनल की, एनएमडी की कैलकुलेशन जीरो कूपन बॉन्ड में है ही नहीं। क्यों नहीं है? इंटरेस्ट नहीं मिल। जीरो कूपन बॉन्ड समझ आया? इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड तभी मार्केट में चलेगा जब वो डीप डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट नहीं दिया ना तो कोई नहीं लेगा। मैं आपसे कहूं 100 रुपये आज दो, 4 साल बाद 100 रुपया लेना, दरमियान में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने कहा देखा हूं, निकला हूं, हाँ। तो क्यों कोई लेगा? नहीं लेगा कोई। तो इसीलिए जीरो कूपन बॉन्ड का डिस्काउंट होना निश्चित है, कंफर्म है, लाजमी है। यूरो बॉन्ड किसे कहते हैं? छोटा सा कंसेप्ट। अगर पाकिस्तान में आप बॉन्ड पाक रुपीज में इशू करें तो नॉर्मल है। पाकिस्तान में बॉन्ड आप किसी फॉरेन करेंसी में, डॉलर में इशू करें तो फिर से क्या बोलते हैं? यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड जो लोकल करेंसी में ना हो। सिंपल, डन जी। अब मुझे बताइए सारे अल्फाज, डीप डिस्काउंट मतलब समझ आया? या फाइनेंस के आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट बन रहे हैं, टर्म्स यूज, आइंदा डायरेक्ट टर्म यूज होंगी तो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, हाँ जी। नहीं, डीप डिस्काउंट की कोई रेंज कोई कंफर्म नहीं है। नॉर्मली 60 से 40-60% के दरमियान में डीप डिस्काउंट होता है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि 20% डिस्काउंट है बताओ डीप है कि नहीं, 40% डिस्काउंट है बताओ डीप है, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ इतना कहेगा फेस वैल्यू इतनी है और डिस्काउंट 40% है, कैलकुलेशन करो। आपने फेस वैल्यू से डिस्काउंट को नेट करके वैल्यू पुट करनी है। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है? देखिए, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है डेट वेंचर, एक इनके दरमियान में भी चीज होती है जिसमें दोनों खुसूसियात होती हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। या उसकी ये एग्जांपल है कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड वारंट। एक सिक्योरिटी क्या हुई? शेयर। एक सिक्योरिटी क्या हुई? एक सिक्योरिटी क्या हुई? तीसरी हाइब्रिड। हाइब्रिड सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जो जिंदगी गुजारती है डिबेंचर की तरह और मरती है शेयर की तरह। दोनों एलिमेंट आ गए।
हाइब्रिड से क्या, हाइब्रिड मॉडल ऐसे होता है ना, हाइब्रिड गाड़ी सुना है ना आपने, हाइब्रिड कार, वो गैस पे भी चलती है पेट्रोल पे भी चलती है। अब तो बिल्कुल ही ना गैस ना पेट्रोल है आजकल। उसी तरह हाइब्रिड सिक्योरिटी कौन सी है, जिसमें दोनों कौन से, जिसमें शेयर वाला इक्विटी वाला फीचर भी हो, डिबेंचर वाला फीचर भी हो। जिंदगी को हाइब्रिड सिक्योरिटी जिंदगी गुजारेगी कैसे, डिबेंचर की तरह, और मरेगी कैसे। आइए जरा इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, पैसों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत है। जैसे फर्ज कीजिए, आपको प्रैक्टिकल साथ साथ ना हल्का सा एग्जांपल चेंज करके ना, किताब की एग्जांपल से हटके प्रैक्टिकल भी लेसन बिल्ड कर देते हैं। प्रैक्टिस में आप जाएंगे, आपके पास बड़ी ऑप्शन होगी जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह कि आपने जॉब करनी है कि अपना बिजनेस करना। ठीक है, अगर आपने जॉब का फैसला किया, फाइनेंस के असूल जो सीखे हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट उन्होंने बताया, उसके मुताबिक बता रहा हूँ, आगे होगा क्या कल का मुझे नहीं पता। जॉब का फैसला किया आपने, सारी जिंदगी सुकून में गुजरेगी आपकी, और कभी आप अमीर नहीं बन सकेंगे। जिंदगी सुकून से गुजरेगी, अमीर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस चले ना चले हमें तो तनख्वाह मिल जानी है। और अगर आप फैसला करेंगे नहीं अपना बिजनेस करना है, जिंदगी में टेंशन होगी, लेकिन आप अमीर भी बन जाएंगे। इलन मस्क ने एक दफा कहा, भाई मैं एक दिन में 16 घंटे काम करता हूं, एक पोस्ट की उसने, और फिर भी आप मुझे समझते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं। मैंने कहा भाई ऐसे बदनसीब हैं आप, तो थोड़ा थोड़ी बदनसीबी थोड़ी सी है। क्या है, काम ज्यादा कर, देख 16 आम वर्कर 16 घंटे तो काम नहीं करता, वो तो 8 घंटे भी नहीं करता, सैलरीड पर्सन होता है, तो 3-4 घंटे इफेक्टिवली होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका अपना काम नहीं। तो इसीलिए जो है वो आपके पास ऑप्शंस होंगे, चाहे अपना काम करें चाहे बिजनेस की तरफ जाए। अच्छा, बात निकली कहां से थी, कौन सी बात की हमारी, हाइब्रिड में, हाइब्रिड। हाँ, तो जब आप अपना काम फर्ज कीजिए स्टार्ट किया ना, तो चूंकि आपने तो सारी उम्र पढ़ा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, पैसा नहीं होगा। आप किसी से कहेंगे यार मुझे उधार दे दो, मैं आपको ना कुछ अरसे 3 साल के बाद वापस कर दूंगा, जरा अपना बिजनेस सेटअप कर लो, सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। वो कहेगा शाबाश, जब पैसों की जरूरत है तो मेरे से पैसे ले लो, ये वो बंदा कहेगा आपको। और जब मुनाफा आना शुरू होगा तो तब आप मेरे पैसे मुझे वापस कर देंगे और मुनाफा सारा खुद रखेंगे। नहीं दूंगा, एक शर्त पे दूंगा, क्या, पैसे दे देता हूं अभी। अब देखिए, अब ये चूंकि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं और फाइनेंस में इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे मकसद सिर्फ इंटरेस्ट, जहां कहीं पूरे सेशन में जिक्र होगा ना इंटरेस्ट का, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने की हद तक है। मैं इंटरेस्ट लेने और देने को इंतहाई डिस्करेज करता हूँ, और आपको पता है क्या रीजन है, इस्लामिक इंतहाई। लेकिन मिसाल में जाहिर है फाइनेंस है, कंसेप्ट है, तो वो तो डिस्कस करना पड़ेगा, एग्जाम में आई क्या पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा आपको। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट लेने और देने के लिए तैयार हो जाए, उसका मकसद ये है कि आप इंटरेस्ट को समझे, जिस चीज को खत्म करना हो ना उसको समझना जरूरी है, समझे बगैर से खत्म नहीं ना कर सकते। तो नियत क्या होगी, मेरी कम से कम नियत ये है, आपकी भी यही नियत होनी चाहिए कि हम इंटरेस्ट सिस्टम को समझ रहे हैं, क्यों, ताकि इसको खत्म कर सके, इसका अल्टरनेट प्रेजेंट कर सके। इस नियत के साथ हम इंटरेस्ट को तो वो कहेगा भैया ऐसा है कि जब टफ टाइम आया तो मैं साथ हूं, और जब इजी टाइम आएगा तुम्हारा 3 साल बाद, तो मुझे लोन देके तुम वापस कर दोगे। ना 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 ना, एक शर्त पे दूंगा, क्या, पैसे देता हूं, हर साल मुझे इंटरेस्ट दो। जब 3 साल बाद तुम्हारा इजी टाइम शुरू हो, प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो तब तुमने मुझे इस डेट को वापस नहीं करना, इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर देना, मैं भी मालिक बनूंगा तुम्हारे साथ, मैं भी मालिक बनूंगा। अब मुझे बताइए, आप बड़ी ना करेंगे लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ना तो ये शेयर है, ना 100% शेयर है, ना 100%, ये इनिशियली डिबेंचर है जिसने मैच्योरिटी पीरियड पे जाके शेयर में कन्वर्ट हो जाना है, इसे कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं,
कन्वर्टेबल बॉन्ड और वारंट, ज्यादातर कन्वर्टेबल बॉन्ड यूज होगी, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या आपको समझ आई होगी, ऐसा बॉन्ड जो शुरू में बॉन्ड की तरह ही चलेगा, एंड में जाके उस बंदे के पास ऑप्शन होगी क्या, चाहे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो, चाहे पैसे लेके निकलो। उस वक्त वो बंदा फैसला करेगा मेरे लिए क्या बेहतर है। अगर इक्विटी में, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो वो क्या करेगा, इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। अगर आपका बिजनेस डाउन गया, कहेगा भाई मैंने इस बिजनेस से दूर भागना है, मुझे पैसे वापस कर दो। कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी जो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स है। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐसा कैसा बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड किसको बोलते हैं, ऐसा बॉन्ड जो एट मैच्योरिटी पीरियड कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है। कन्वर्टेबल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, कंपनी के लिए थोड़ा मतलब है, कंपनी भी कहेगी चलो ठीक है भाई जरूरत पूरी हो रही है कोई बात नहीं, कम से कम फौरी तौर पे तो शेयर इशू नहीं ना कर रहे हैं, कम से कम फौरी तौर पे तो हमारी अर्निंग पर शेयर डाउन नहीं ना जाएगी। फर्दर शेयर इशू करे तो अर्निंग पर शेयर डाउन जाती है ना, तो कंपनी कहेगी चलो ये हमारे बिजनेस में मेरी सीट के साथ आके बैठेगा ये बंदा, चलो अभी तो नहीं ना बैठेगा, 3 साल बाद ही आके बैठेगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड का समझ आ गया आपको। अब प्रैक्टिकली अगर तो एक ही कभी आपने सिनेमा की टिकट देखी है, कभी गए हो या वैसे कभी पार्किंग लॉट, वहां पार्किंग में तो वो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक अपने पास रखता है, चेकबुक के समझ लें, चेकबुक के 2 हिस्से होते हैं, एक अपने रिकॉर्ड के लिए, एक बैंक के लिए। अगर तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का एक ही हिस्सा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड हाइब्रिड का। और अगर 2 हिस्से हैं, डिबेंचर वाला अलग और ऑप्शन अलग सेल हो सकती है, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड। ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसकी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखें, हाइब्रिड सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसमें डिबेंचर वाला एलिमेंट भी है और एट द एंड शेयर वाला एलिमेंट भी है। अगर तो डिबेंचर और शेयर्स दोनों को इकट्ठा मिला लें तो उसे बोलते हैं हम उसे, यानी जब आपने बेचना है तो दोनों चीजें इकट्ठी बिकेंगी, इसको बोलते हैं हम कन्वर्टेबल बॉन्ड। और अगर डिबेंचर वाला हिस्सा अलग बेचना है, कन्वर्जन वाला हिस्सा अलग बेचना है, इसको बोलते हैं वारंट। ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें क्या, हाइब्रिड सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है, सम अप कर रहा हूं, हाइब्रिड सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें डिबेंचर वाला एलिमेंट भी है और शेयर वाला एलिमेंट भी है। दोनों को इकट्ठा करें तो कन्वर्टेबल, दोनों को अलग अलग करें तो वारंट। अब इकट्ठा करने से क्या मुराद है, अलग अलग करने से क्या मुराद है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ठीक है जी। ये भाई का कैलकुलेटर है, 2 हिस्से हैं, अगर ये इकट्ठा ही बिकेगा जब भी बिकेगा कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर कहते हैं ये वाला हिस्सा अलग बेचूंगा, ये वाला हिस्सा, ये है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, ये है राइट टू कन्वर्ट इनटू शेयर्स, कह रहा है ये हिस्सा अलग बेचूंगा, ये हिस्सा अलग बेचूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बात समझ आ गई। बॉन्ड क्या होता है समझ आया आपको, डीप डिस्काउंट, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं लेकिन मेरा ख्याल ओवर बर्डन नहीं हुए होंगे। ओके, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म की भी कुछ टाइप्स है। शॉर्ट टर्म क्या, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, ये था बैंक लोन, मीडियम टर्म, जब बैंक से लोन लें लंबे अरसे के लिए इसे कहते हैं बैंक लोन, और छोटे अरसे के लिए लें जैसे 2, 4, 5 महीने के, 1 साल से कम अरसे के लिए, इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट। ये तो काउंटिंग में ही पड़ा होगा, ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी में लेके जाना है और लॉन्ग टर्म लोन को नॉन करंट में लेके जाना है, ये वही है। ट्रेड क्रेडिट क्या है, उधार पे चीजें खरीदना, ये भी एक तरह से डेट ही है, उधार पे चीजें, शॉर्ट टर्म है ये चीज। सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और टी बिल, ट्रेजरी बिल 100% सेम है। 1 मिनट,
99% सेम है। फिर से कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और टी बिल, ट्रेजरी बिल 99% सेम है। फर्क क्या है? कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करे वही कागज, तो उसे बोलेंगे कमर्शियल पेपर। कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे ले, उसे क्या बोलेंगे? कमर्शियल पेपर। एक बैंक सिक्योरिटी इशू करे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, उसे क्या कहेंगे? हाँ, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे शॉर्ट टर्म के लिए, इसे क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है। कमर्शियल पेपर क्या है? सिक्योर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशूड बाय बैंक। और ट्रेजरी बिल क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशूड बाय। आखिरी बात अगर याद रह जाए आपको तो रख लीजिएगा, ट्रेजरी बिल में एक खास बात है। क्या? इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट 0% है। कमर्शियल पेपर में फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, बैंक में फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। ट्रेजरी बिल में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट तकरीबन लगभग 0% है, लगभग 0। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया। और आपको पता है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट पे करती है। कभी गवर्नमेंट के साथ लेन देन करना है ना, तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट के साथ आपका पैसा कभी बैड डेट नहीं होगा, और दूसरी चीज कभी आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे, हमेशा मिले जाएंगे, डिले हो। ठीक है। लीज, ये तो मेरे से ज्यादा बेहतर पता है आपको लीज क्या है। दो तरह की लीज है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ये तो वाकई सच में आपको मेरे से ज्यादा पता है, पर लीज पढ़ा हुआ आपने। फाइनेंस लीज में रिस्क, एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान किसका है? लेसर कौन होता है? एसेट देता है, और लेने वाला क्या होता है? लेसी। फाइनेंस लीज में एक्सीडेंट हो जाए तो नुकसान या रिस्क किसका है? और ऑपरेटिंग में लेसर का। किसकी टर्म्स एंड कंडीशन लॉन्ग होती हैं? वो 75% ऑफ लाइफ से ज्यादा होता है। यही होता है, अभी भी यही रूल है, 75% ऑफ लाइफ। हाँ, अगर लीज टर्म 75% ऑफ लाइफ या उससे ज्यादा हो तो फाइनेंस लीज होती है। हमारे जमाने में हमने याद किया था 75 टीटी बीपीओ 90, 75 लाइफ हो, टीटी टाइटल ट्रांसफर हो, बार्गेन परचेज ऑप्शन होती थी बीपीओ, और 90 प्रेजेंट वैल्यू 90% ऑफ फेयर वैल्यू हो। कोई इस तरह के रूल होते थे। रट्टे लगाए हो ना, 20 साल बाद भी याद करे हो, याद आ जाता है। ऐसे याद है। चलिए, टर्म और ओनरशिप क्या है? बार्गेन परचेज ऑप्शन है। ऑपरेटिंग में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ऑपरेटिंग लीज में। फाइनेंस लीज में हो सकती है, ऑप्शन दी जाती है। ऐसी को चाहे कर ले चाहे ना। अच्छा, ये एंड में कुछ एग्जाम टिप्स हैं, ये तो जरूर हमने पढ़नी है। एग्जाम टिप्स क्या है? वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, ये तो मैंने आपको लिखवाया है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो। और जीरो कूपन बॉन्ड गिव्स नो पीरियोडिक इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, ये भी लिखा। लास्ट क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में बिकम इक्विटी। सारी बातें पढ़ी है, लेकिन ध्यान इसलिए एंड में लिखी है, ये आगे चल के खास तौर पे यूज होनी है। डन जी। मुझे बताइए इस स्लाइड पे, इस लेक्चर माइंड मैप के ऊपर जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे लफ्ज आपको क्लियर है, कंफर्टेबल है इनके साथ? चले, नोट्स दे दिए, उसमें अगर कोई उम्मीद तो है कि कोई नई टर्म नहीं आएगी, लेकिन अगर आए भी तो आपने परेशान नहीं होना। आपने कहना ये अगर इतनी अहम होती ना तो माइंड मैप में आ चुकी होती। ठीक है। अव्वल तो कोई नई टर्म आएगी, अगर आ गई तो क्या करेंगे? कल पूछ लेंगे। नहीं, अब आप छोटे बच्चे नहीं है जो उंगली पकड़ के चले। आप एआई के दौर में है, चैट जीपीटी पे जाएं, ठक करके उनसे पूछे भैया ये लिखा है मेरे सर को नहीं आता, आप बताएं आप ये क्या है, वो आपको समझा देगा। फिर आपने कहना है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, वो भी समझा देगा। फिर आपने लिखना है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक एग्जाम्पल,
क्या लिखना है, वो फिर न्यूमेरिक एग्जांपल के साथ भी समझा देगा, ठीक है। अगर फिर भी ना हो तो फिर कल आके पूछ लीजिएगा, पहले कोशिश कर, खुद मसला है ना, मसला है, आप प्रोफेशनल है ना, पहले खुद उसको हल करने की कोशिश करनी है। खुद हल ना हो तो फिर जाहिर उस्ताद तो है ही। आपको होम असाइनमेंट दी गई है, ऐसा ही है, होम असाइनमेंट मिली है कि नहीं आपको? होम असाइनमेंट में क्या है? नहीं ये तो नहीं है, अच्छा वो होम असाइनमेंट तो किसी और जगह थी। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, मुझे बताइए कि आप ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? A firm has issued 9% bonds, ये 9% क्या है भला? पार वैल्यू रुपीज में होती है, परसेंटेज में नहीं होती। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी शेयर या डिबेंचर के साथ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हो तो वो क्या होता है भला? कूपन रेट। ये 9% कूपन रेट है। फेस वैल्यू कितनी है? 200। ड्यू टू बी रिडीम्ड, रिडीम्ड से क्या पता चला? रिडीमेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। इसका मतलब रिडीम किस पे होगा? 212। ये हुई ना बात, शाबाश शाबाश। इन 3 ईयर, 3 क्या है? ईयर्स। ये कैश फ्लो 3 साल तक चलेंगे। टैक्स रेट इज 30%। इसका मतलब क्या हुआ? हर साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा? कैलकुलेट करके दे मुझे, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप कैलकुलेट से करें, मैं ज़बानी कलामी करने की कोशिश करता हूं। पुराने ज़माने के लोग ज़बानी कलामी करें, उस्तादों ने कुछ तरीके सिखाए। तरीका क्या? सिंपल कैलकुलेशन, 9% है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18, लेकिन 30% ये आ गया, 18 7 56 नहीं, 18 7 56 नहीं, 18 7 56 नहीं होता, फाड़े बोल गए। 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 12.6%, 12.6% है। 12 भाई 12.6 अमाउंट आ गई। अमाउंट 12.6 क्यों आई? हालांकि 200 अगर फेस वैल्यू है, 9% उसका कूपन रेट है, ये तो आनी चाहिए 18 हर साल। ये 12 पॉइंट क्यों आ गई? टैक्स, क्योंकि 18 को मल्टीप्लाइड बाय 0.7 किया है, 12.6। डन। तो इसका मतलब ये हुआ, नीचे उसने कैलकुलेशन की हुई है, और ये तो सीधी सी 12.6%। ठीक है, 9% ऑफ 200, उसको 70%। ये आ गया हमारा एनएमडी के लिए। फिर उसने एनएमडी कैलकुलेट कर ली। ये कौन सी वैल्यू है? इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। और ये क्या है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये दो हिस्सों में कैलकुलेशन क्यों हुई? इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू अलग कैलकुलेट की है, टर्मिनल वैल्यू की अलग की है, और टोटल ऐड कर दिया। टर्मिनल वैल्यू 200 लेंगे ना, टर्मिनल वैल्यू क्या लेंगे? 260। ये चीज, ये छोटी मोटी गलती है जो आपने नहीं करनी। क्या गलती है? 2 ही कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं। क्या? जो एनुअल पेमेंट है उसके टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करते, ग्रॉस ही ले लेते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं? उसको प्रीमियम पे नहीं लेते टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू अगर उसने प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह जो दिया उसके मुताबिक आएगी, और जो इंटरेस्ट की एनुअल पेमेंट है वो अगर टैक्स रेट दिया है तो नेट होके आएगी। डन जी। बाकी क्वेश्चन आपने शायद क्यूएम में भी किया होगा, पीआरसी में भी किया होगा, अकाउंटिंग में भी कई दफे किए होंगे, क्या नहीं किया हुए, लेकिन भूल गए होंगे। तो याद करवाने के लिए आज आपने असाइनमेंट करनी है, कर लेंगे? डन जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। ये अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, मैंने कहा चले इसको भी लेक्चर का हिस्सा बना देते हैं। ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? ये डिस्काउंट रेट। शाबाश, जिस पे आपने सारी डिस्काउंटिंग करनी है। समझ गए हैं आप? ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।